महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में मान्यता यही है कि यहाँ कोई भी मंत्री रात नहीं रुकता। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ दो राजा नहीं रुक सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सियासत का सवाल है, आने वाले कुछ दिनों में उज्जैन सियासत का केंद्र रहने वाली है। 11 अक्टूबर को यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के नए कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो कि काशी कॉरिडोर से भी ज्यादा भव्य है और उसकी चर्चा भी वैसी ही रहने वाली है जैसी काशी कॉरिडोर की रही है। प्रदेश सरकार इस आयोजन को अभूतपूर्व बनाने की कोशिश में है। देश का तो ये धर्म क्षेत्र है ही, पर्यटन की दृष्टि से भी ये देश के नक्शे में, दुनिया के नक्शे में बड़ा स्थान होगा। तो बहुत ही सुंदर स्वरूप पूरा उस परिसर का है। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के तो वो भक्त हैं ही, और आ रहे हैं तो हम सब उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। तैयारियां बहुत ज़ोरों से चल रही हैं। जब बात महाकाल की हो तो मामला आध्यात्मिक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ चर्चा सियासत की भी खूब हो रही है। कूनो में चीतों को छोड़ने के एक महीने के भीतर ही पीएम के एमपी के इस दूसरे दौरे को कांग्रेस भी सियासी अंदाज से ही देख रही है। अब महाकाल मंदिर में जो एक्सटेंशन हुआ है, जो कमलनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत किया था, मैं अध्यात्म मंत्री था उस समय, वो काम अब कंप्लीट हुआ है। जो हम लोगों ने शुरू किया था, कमलनाथ जी ने शुरू किया था, अब उसके लोकार्पण 11 तारीख को। तो ये बार बार उनका आना, ये इस बात का घोतक है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की में खलबली मची हुई है, और उनको लग रहा है कि 2023 में उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। तो बार बार प्रधानमंत्री जी को लाके वो उनका एक्सपोजर कर रहे हैं, जिससे इनकी कोई स्थिति में कुछ सुधार हो सके। महाकाल सबके हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के भी यहाँ मत्था टेकने की पूरी संभावना है। महाकाल से उठा संदेश मालवा से होते हुए पूरे मध्य प्रदेश में भी गूंजेगा, ये तय है। और ये गूंज 2023 के विधानसभा चुनाव तक भी रहने वाली है। कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को सियासी कॉरिडोर बनाने की भी कोशिश तो है ही। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है महाकाल से महासंदेश। निश्चित तौर पर मृत्युंजय महाकाल, वहां से जो संदेश होगा वो महासंदेश ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप राजनीति और राजनीतिक नज़रिए और चश्मे को आप अलग भी हटा दें, हटाना ही चाहिए कई बार। अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। लेकिन हम हैं कि अक्ल छोड़ते ही नहीं, कभी साथ हमेशा कहते हैं नहीं साहब ये क्यों, ऐसा क्या, ये क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो ये मतलब है। खैर, लेकिन आप अगर आएंगे, इस कॉरिडोर को हमने भी देखा है और कैमरे की नज़र से भी देखा है, तो यकीनी तौर पर ये हम आपसे कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि ये दुनिया के सुंदरतम धार्मिक पर्यटन स्थलों में एक, इस स्वरूप में उसका पूरा विकास हुआ है। एक लंबे चौड़े परिक्षेत्र में ये महाकाल कॉरिडोर, और सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि यहाँ एक ऐसा पार्क भी डेवलप किया जा रहा है जो रात में जिसका विज़िट करना, यानी आप उस पार्क में जब रात में प्रवेश करेंगे रात्रि में, तो आपको उस पार्क का अलग ही एक सौंदर्य दिखेगा, क्योंकि उसका डिज़ाइन पूरा उसी हिसाब से है और तमाम जो धार्मिक सनातन परंपरा से जुड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री आएंगे, वहाँ से उनका भाषण निश्चित तौर पर आध्यात्मिक और सनातन परंपरा के अनुरूप ही होगा, लेकिन फिर भी उसमें ढूंढे जाएंगे अर्थ कि इससे क्या चुनावी फ़ायदा होगा। काशी कॉरिडोर के बाद अब महाकाल कॉरिडोर, फिर सवाल वही उठता है क्या हर चीज़ राजनीति के नज़रिए से ही देखी जाएगी? प्रधानमंत्री का 1 महीने के भीतर ही 2 बार आने का कार्यक्रम बनना, क्या ये चुनावी तैयारियों से जुड़ता है? तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी आने वाले हैं मध्य प्रदेश, और उसके पहले 2 बार प्रधानमंत्री का आना, लोग इससे भी जोड़कर राजनीतिक लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप राजनीतिक नज़रिया रखें, और राजनीतिक लोग, राजनेता जो हैं, सियासतदान जो हैं, वो तो देखेंगे ही इसको राजनीतिक नज़रिए से, लेकिन इसको धार्मिक, आध्यात्मिक और मध्य प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण
धार्मिक पर्यटन स्थल से, धार्मिक स्थल से जोड़कर भी देखा जाए, वो नज़रिया गायब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम उन 3 सवालों पर भी नज़र डाल लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये बहस रहेगी। देख लीजिए। सवाल नंबर 1 महीने के अंदर एमपी में पीएम के दूसरे दौरे के मायने क्या? सवाल नंबर 2, क्या काशी की ही तरह उज्जैन से बड़ा संदेश देने की कोशिश है? सवाल नंबर 3, क्या 2023 में महाकाल से जुड़ेगा मालवा का सियासी कनेक्शन? तो ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की बहस रहेगी। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता प्रवक्ता, उनका बहुत स्वागत। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता और बहुत गहराई से राजनीति के हर पेच व खम को समझने वाले, उनका भी स्वागत। दिनेश जी, किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले जैसा हमने कहा कि इसका सियासी पहलू कितना है ये तो सियासतदान जाने, लेकिन धार्मिक पहलू बड़ा मजबूत है और बहुत महत्वपूर्ण है कि वो एक अद्भुत पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसका श्रेय लेने के लिए अपने अपने दावे प्रस्तुत करते हैं, करते ही रहेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री का 1 महीने के भीतर दूसरी बार आना और एक बार फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जन आस्था से जुड़ा है, उसको डेडिकेट करना? जी, राजनीति में बहुत सारे अटकल अनुमान लगते रहते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि चुनाव अभी 1 साल दूर है, तो कहीं ना कहीं इसकी हम राजनीतिक आहट तो देखते ही ना, इसको इनकार भी नहीं करते कि किसी चीज़ का राजनीतिक लाभ ना लिया जाए। कोई भी राजनीतिक दल होगा, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है वो राजनीतिक आधारित व्यवस्था ही है। तो इसलिए चाहे वो धार्मिक हो या एक कोई आप स्वयं सहायता समूह का कार्यक्रम करें या कोई आप एक डेवलपमेंट के लिए कुछ करेंगे, तो वो भी राजनीति का हिस्सा है। तो यदि महाकाल हैं, काशी के बाद महाकाल हैं, तो दोनों की एक कंपैरिजन भी होती है और धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। एक कहीं ना कहीं दोनों इवेंट आप देखिए ना, चाहे श्योपुर में चीतल आ रहे हैं तो आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, महाकाल आ रहा है तो एक यहाँ भी कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, जिसको लेके बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और नेचुरली जब कोई चीज़ विकास की गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो लोगों का भी विकास होता है, फिर उसका लाभ हमेशा राजनीतिक दल को मिलता है और पूरे अंचल को मिलता है। और जो लक्ष्य है वो अंचल ही है कि आप उज्जैन से बाहर निकल के इंदौर भी जाए, मालवा निमाड़ पूरा है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है। 1 साल का समय अभी चुनाव में है और ये इशू स्टैंड करता है कि नहीं करता है यदि आप इस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि तेज़ी से भारतीय राजनीति में बदलाव होते हैं और जिस तरह की पता नहीं होता कि कब कौन सा इशू चुनाव में असरदार कर जाए। लेकिन एक कोशिश है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से करते हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि अभी जो रणनीति है वो बेसिकली पॉजिटिव वोट लेने की है। पॉजिटिव वोट लेने की, ये आपका स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक वोट लेने की। बिल्कुल ठीक है, दिनेश जी का विश्लेषण एक साफ इशारा करता है कि बीजेपी एक ये भी आप उसको रणनीति कह लीजिए कि वो कुछ ऐसे इश्यूज़ को लेकर भी आती है जिन पर सियासत की बात कहे तो कांग्रेस उलझती है, और दूसरा जनता के मन में भी ये बात आती है कि ये तो अच्छा काम है, अगर अपोजिशन इसको लेकर कुछ नुक्ताचीनी कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, क्या महाकाल कॉरिडोर को लेकर कोई उसके मन में कोई आपत्ति है? हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये बात बार बार कही जाती है कि कमलनाथ जी की सरकार के समय इस प्रोजेक्ट को, इसकी रूपरेखा तय हुई और उसको आगे बढ़ाने की बात हुई। अवनीश जी, क्या कहेंगे आप पूरे मसले पर? तो ये शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन कोई सामान्य नगरी नहीं है, आध्यात्म की नगरी है, पवित्र नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। ये नगरी जो जिनको हम कहें आज के युग के मैनेजमेंट गुरु भगवान श्री कृष्ण की नगरी, उन्होंने यहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। भगवान परशुराम की नगरी है, राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजाओं की नगरी शरद जी। और इसको महाकाल ने जो इसकी बसावट है, अगर आप गौर से देखेंगे उज्जैन की, तो इसकी ज्योतिर्लिंग की शेप में बसावट है। मतलब कि जैसे आप ज्योतिर्लिंग के आसपास जब देखें, जब हम जल चढ़ाते हैं तो आप देखें उसके आसपास जल बहता है, वैसे ही आप देखें बीच में मंदिर है और उसको 3 तरफ से शरद जी शिप्रा नदी ने घेर रखा है, मतलब कवर कर रखा है। तो मतलब मैं कहूँगा बाबा महाकाल की नगरी सामान्य नगरी नहीं है। ये तो हुई आध्यात्मिक की बात शरद जी। बाकी एक राजनीतिक मैं आपको जवाब देना चाहूँगा कि
अच्छी बात है, इस तरह के विकास होते रहना चाहिए, कोई बुराई नहीं। माननीय कमलनाथ जी ने ही इस विकास की शुरुआत की थी, क्योंकि आप देखें 15 वर्ष शिवराज जी को हो गए थे, उनको सुध नहीं आई थी। लेकिन मैं तो कहता हूं अच्छा काम शिवराज जी के हाथों से हो, कमलनाथ जी के हाथों से हो, कोई बुराई नहीं, होना चाहिए। खासकर ये सनातन सभ्यता का, धार्मिक आस्थाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है उज्जैन, क्योंकि आप ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखें जो सिंहस्थ मेला होता है, तो वो एक सनातन सभ्यता का एक बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन शरद जी, मेरा इसमें एक छोटा सा मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि विकास होना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए कॉरिडोर पैटर्न शरद जी क्या चल रहा है। मैं ये नहीं, कॉरिडोर की बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ शरद जी, लेकिन कॉरिडोर पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए, हमें मालूम है कि हमने वाराणसी का कॉरिडोर भी देखा शरद जी, वहाँ भी लगभग 5000 मंदिर और घर के आसपास तोड़े गए थे। अगर आप देखिए नेचुरल संरचना अगर किसी नगरी की, देखिए भारत को क्या कहा जाता है, भारत छोटी छोटी गलियों में, गाँव में बसा हुआ देश कहलाता है। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या मंदिरों को या उनको यूरोपियन स्टाइल में कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं? क्या वहाँ पर आप देखिए, हमें मालूम है कि मोदी जी एक अलग मिजाज के नेता हैं, उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हैं, उनको किसी ना क्या आप कॉरिडोर के पक्ष में नहीं हैं? आप कॉरिडोर शैली के विरोध में हैं कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, विकास चाहे कोई करे, शिवराज जी करें, कमलनाथ जी करें, मोदी जी करें, हम विकास के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है, खासकर अगर बाबा महाकाल की या भगवान विश्वनाथ की बात जुड़ी है। लेकिन मेरा निवेदन सर इसमें यह है कि आप देखें सर, क्या उज्जैन में ये पता करें कि कितने घर एवं छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए। ये मेरा कंसर्न है सर, क्योंकि आप देखें जब भी कोई विकास होता है, देखिए क्या होता है सर, जो शहरों में बसे होते हैं उनके घर कई पीढ़ियों पुश्तों पुराने होते हैं, तो कई बार वो भी परेशान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद शिवराज जी ने इस मामले में, सरकार ने अच्छे से संज्ञान लिया होगा, और उम्मीद करता हूं सर जी कि कहीं किसी को वेदना, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, क्योंकि हमने ये भी देखा यहाँ पर कुछ लोग पहले आंदोलन भी कर रहे थे, कुछ लोगों ने बनारस में भी आंदोलन किया, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि सरकार ने उनको उचित मुआवजा दिया होगा। लेकिन सर फिर भी मेरा कहना है, ये कॉरिडोर जो पैटर्न है इसकी मैं बुराई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें मालूम है वही एक बड़ा इवेंट होगा, मोदी जी आएंगे, एक बड़ी सी रैली निकलेगी, तो सर ये कहीं ना कहीं देखिए महाकाल की नगरी में आकर, ठीक है यहाँ कोई दूसरा राजा नहीं ठहर सकता रात को सर, हमारे ओरछा में भी ऐसे ही कहा जाता है, लेकिन सर मैं ये तो कहूँगा कि देश के राजा तो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक एजेंडा लेकर आ रहे हैं जी। लेकिन जो दुनिया का राजा है, ब्रह्मांड का राजा है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वयं को राजा मानता ही नहीं, वो प्रजा पालक है और अपनी इसी भूमिका को स्वीकार करता है। और कॉरिडोर व्यवस्था का जो एक वृहद अर्थ हम समझते हैं कि आप सुविधा से धार्मिक स्थल, मंदिर जा सकें, दर्शन कर सकें, आपकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो, और दूसरा अगर आप वहाँ आए हैं तो मंदिर के बाद आपके पास कुछ मंदिर के आसपास ही ऐसे स्थान हों जहां आपको बहुत ही अच्छे परिवेश में, सुरम्य परिवेश में खाने पीने की व्यवस्था हो सके, आपके ठहरने की भी व्यवस्था हो सके। और निश्चित तौर पर जैसा आप इशारा इंगित कर रहे हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारे सनातन परंपरा से जुड़े धार्मिक स्थल जो आमतौर पर उत्तर भारत में संकीर्ण स्थानों पर हैं, जहां आसपास के परिवेश में कई बार आप ये भी इशारा करते हैं कि साफ सफाई और अधिक होनी चाहिए, आप ये भी कहते हैं गाड़ी मंदिर तक क्यों नहीं आ पाती है, तो ये सारी व्यवस्था भी, इस पर हम कभी और किसी विषय पर चर्चा करें। यशपाल जी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। जी यशपाल जी, आपने सुनी बात हमारे तटस्थ प्रेक्षक दिनेश जी की भी और आपके युवा मित्र कांग्रेस के अवनीश बुंदेला जी की भी। जी जी बाइक सुन रहा था और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। अरे खलबली तो कांग्रेस दल में मची हुई है, और उसके कारण से अगर आप अपने दल की खलबली को हमारे दल से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं पीसी शर्मा जी, अब तो विधि मंत्री रहे हैं, अब तो वरिष्ठ नेता हैं, मैं तो उन्हीं से जानना चाहूंगा कि मोदी जी के 2 बार 1 महीने में आगमन से हमारी खलबली कहाँ है जो उसको दूर करने के लिए आ रहे हैं। आपके तो लक्ष्मण सिंह जी कभी क्या बोल रहे हैं, अरुणोदय चौबे कुछ बोल रहे हैं, हेमंत कटारे कुछ बोल रहे हैं, खलबली तो आपके इसमें मची हुई है। हमारा तो सौभाग्य है कि इस धरा पर, इस धरती पर मोदी जी का 20 के लगभग आगमन मध्य प्रदेश में हो गया है। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आज तक देश का कोई प्रधानमंत्री अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू पे क्यों नहीं गया? आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री महाकाल के विकास को लेकर के और बजट केंद्र से जी
और जहां तक आपने कॉरिडोर का कहे, पंचकोशी यात्रा इस नगरी में होती है। सीमत इसमें गिरता है 12 वर्ष में एक बार। इलाहाबाद, नासिक और महाकाल, ये 3 ऐसे बड़े नगर है जो ज्योतिर्लिंग है, और उसमें से हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को जब से व्यवस्था सीमत की प्रारंभ हुई है, इसकी सेवा करने का काम हमारा है, हमारे हाथों में दिया है भगवान महाकाल ने। और जहां तक किसी राजा के ठहरने की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं शरद जी निवेदन करूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है सुंदरलाल जी पटवा, कैलाश जोशी जी, उमा भारती जी और स्वयं प्रकाश चंद जी सेठी, जो उज्जैन के ही निवासी थे और वे वहीं से मुख्यमंत्री भी हुए थे। तो ये जो एक भ्रम और भ्रांति है कि यहाँ कोई दूसरा राजा, हाँ ये बात ठीक है कि जब रियासत का जमाना था और जब सिंधिया परिवार के अधीनस्थ था, तब एक था कि महाकाल राजा के होते हुए कोई दूसरा महाराजा या राजा यहाँ पर नहीं चलेगा। लेकिन पॉलिटिकल रूप से हम आज कहेंगे तो मोहन यादव जी वहां के मंत्री वहीं निवास करते हैं, जगदीश देवड़ा जी अभी प्रभारी मंत्री वहीं रात्रि विश्राम करते हैं, पूर्व मंत्री भाई हमारे पारस जैन वहीं के निवासी है, वही विश्राम करते थे और आज भी विधायक की भूमिका में वो है। लेकिन ये जो एक तरह से बात आई डिबेट में कि कोई दूसरा राजा यहाँ पर नहीं रह सकता है, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यशपाल जी। और मुझे याद आता है, हालांकि अब वो योगी भी हैं, इसलिए उन्होंने चुनौती दी नोएडा जाके। कहा यह भी जाता है कि नोएडा कोई उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री नहीं जाता था, लेकिन वो नोएडा गए और वहां से आने के बाद भी मुख्यमंत्री का पद उनका सुरक्षित रहा। तो ये सब मान्यताएं हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं जी यशपाल जी। देखिए, दूसरा ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, हमारे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर के रूप में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमको तो प्रसन्नता होना चाहिए, हमको खुशी होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर। तो इनका विकास यदि हम सब मिलकर के करो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दुबेला जी को, क्या जो उन्होंने बहुत अच्छे मन से बात को स्वीकार किया। और बुंदेला जी मैं ये भी निवेदन करूंगा कि चुनौतियां हमारे सामने नहीं आई है, चुनौतियां तो तब आई थी जब CAA को लेकर के महाकाल परिसर को 1 महीने तक टेंट तंबू में और इस विचारधारा के लोगों ने, जिसको आप भी समर्थन करते हैं, रोक दिया गया था और पत्थर भी इसी क्षेत्र से बरसाए गए थे। जब एक कानून की व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के, तब जब गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा जी हमारे, उन्होंने उसको फैस किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। चुनौतियां हमारे सामने नहीं है, चलिए कल की ना आज ना कल रहेगी। जी जी जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है जिस पर आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा, लौटूंगा जब, कि दिनेश जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये सकारात्मक वोट का संदर्भ भी समेटे रहती है। अब चीता मध्य प्रदेश आया तो किसको आपत्ति होगी, लेकिन अगर चीते की वजह से कुछ प्रसन्नता होती है और वो कहीं समर्थन में कन्वर्ट होता है तो क्या समस्या है। और महाकाल कॉरिडोर भी उसी तरह से है। तो बीजेपी का एक ये भी शैली है कि वो इन बिंदुओं, इन मुद्दों और इन मसलों के सहारे एक सकारात्मक वोट और एक सकारात्मक परिवेश के साथ भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जी अवनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं इतना ही कहूँगा, देखिए सर, कभी भी कांग्रेस पार्टी, मैंने शुरुआत में भी कहा, इस तरह की चीज़ों का हम कभी विरोध नहीं करते, लेकिन अक्सर देखा गया है कि भाजपा की राजनीति पत्थरबाजों को लेकर कहते ना वहाँ जाके रुक जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पत्थर सिर्फ एक तरफ से बरसाए जाते हैं जो आप बार बार एक विशेष वर्ग की ओर इशारा करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कम से कम जब बाबा महाकाल की बात आ रही हो तो इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है चाहे बाबा महाकाल हो या चाहे बाबा अमरनाथ हो, वहाँ शरद जी अमरनाथ में मैं गया हूँ, आप वैष्णो देवी भी आप गए होंगे, आपने केदारनाथ बद्रीनाथ भी देखा हो शरद जी, वहाँ पे कई सारे जो सेवाएं देने वाले सेवादार भी दूसरे वर्ग से आते हैं। आपने देखा होगा शरद जी, जब केदारनाथ त्रासदी आई थी तो उसमें कई सारे अन्य वर्ग के, अन्य समाज और धर्म के लोग भी मारे गए थे। बाकी शरद जी एक बात और कहूँ, खलबली तो है भाजपा में, क्योंकि ये बात देखिए, राजनीतिक अगर जवाब देना चाहूँ शरद जी तो खलबली तो जबरदस्त है, क्योंकि 10 दिन के अंदर मोदी जी का दोबारा आना और इसके बाद अमित शाह जी का बार बार आना और शिवराज जी का बार बार दिल्ली जाना, और दूसरी बात इनकी सरकार में एक नया असंतुलन पैदा होना, इनके ही नेता जो बार बार बयान देना, चाहे उमा भारती हो, अजय विश्नोई जी हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, शरद जी किसी ना किसी और इशारा करता है कि मध्य प्रदेश शायद एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर है। आपके राहुल जी का 14 दिन मध्य प्रदेश रहना,
बिल्कुल, आप देखिएगा सर, वो एक नई खलबली रहेगी, वो भाजपा में खलबली रहेगी। वो तो उस दिन से खलबली जिस दिन से उन्होंने यात्रा शुरू की है। टी शर्टों के दाम बताए जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा भैया कि 10 लाख का सूट किसने पहना था, 1.5 लाख का चश्मा किसने लगाया था, ये नहीं बताएंगे। एक्चुअल होता है क्या सर कि भाजपा के नेता जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि जब एक उंगली आप हमारी ओर उठाओगे, 3 उंगली आप क्यों इशारा करेंगी। तो ये मुझे लगता है ये शायद थोड़ी परिपक्वता भाजपा के नेताओं को सीखना चाहिए। ये जो पूरा विषय है, आपने जिस संदर्भ में, फिर उसी सवाल पर आता हूँ, आपने सकारात्मक वोट की बात की, ये आपका ये परिप्रेक्ष्य काफ़ी दिलचस्प लगा मुझे। और आप इस सकारात्मक वोट को एलॉबरेट कैसे करते हैं अगर बीजेपी की हम बात करें, क्योंकि मैंने जितना समझा आपके इस कथन को कि ये एक तो अपोजिशन को बहुत अवसर नहीं देता। जब आप सकारात्मक वोट की पॉलिटिक्स शब्द कहें ना कहें, जैसा भी इसको समझा जाए, लेकिन राजनीति है तो आप ये नहीं कह सकते कि राजनीतिक निहितार्थों से कोई भी कार्यक्रम मुक्त होगा। उसके पीछे ये दृष्टि, ये सोच तो होती है कि जनमानस में एक सकारात्मक छवि बने, और जब ऐसे विषय आते हैं तब परिप्रेक्ष्य बड़ा अलग किस्म का हो जाता है। धारा 370 है, या फिर ट्रिपल तलाक है, या फिर आप बात कर लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण है। ये ऐसे परिप्रेक्ष्य हैं जो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक इम्पैक्ट के साथ सामने आते हैं। जी शरद जी, बहुत सारी चीज़ें आपने स्पष्ट कर दी। अतीत में जो हमारे धार्मिक स्थलों का जो इतिहास रहा है, वो आज राजनीति में जो है कहीं ना किस रूप में आ रहा है, हम देखते हैं कि पोलराइजेशन की तरफ चला जाता है। लेकिन जिसने काशी को पहले देखा है और अब काशी को देखा है, तो वो सकारात्मक बदलाव को महसूस कर सकता है कि क्या परिवर्तन वहाँ आया है। यदि वहाँ एक सिस्टमेटिक बाजार है और लोगों को सुविधा वहाँ स्थानीय लोगों को भी है और जो बाहर पर्यटक जा रहे हैं वो भी हैं, तो जब एक जो बदलाव आता है कहीं भी, देखिए आर्थिक समृद्धि से बदलाव आता है, और वो किसको फायदा देता है किसको नहीं देता। कोई भी आप देखिए निर्माण में ये होता है कि आप कुछ ना कुछ रीसेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें होती हैं। किसी को पैसा कम मिलता है मुआवजा, किसी को नहीं मिलता। लेकिन जो बनारस का आप देखिए, जिन्होंने छोटी गलियां हैं बनारस की, जिसने काशी में देखा है कि आप किसी भी गली से काशी के मंदिर में आप पहले जा सकते थे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से जो है वो कई बार माना गया। लेकिन अब उसमें जो है बहुत सारे चेंजेज हुए, वहाँ मार्केट का सिस्टम भी बदला, पूरी रात वहाँ मार्केट लगते हैं। तो ये जो बदलाव है, तो वहाँ की लोगों की स्थितियाँ बदली हैं। आप देखिए कि वहाँ जो जिस तरह की पोलराइजेशन की काशी में बात हो रही थी, वो ज्ञानवापी के कारण हो रही थी। लेकिन आप उसमें महाकाल को उस तरह से हम नहीं रख सकते कि वो काशी में जो था वो महाकाल में, उज्जैन में इर्द गिर्द भी है, तो वो उतना नहीं है जितना वहाँ है। क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ भी बदलाव आएगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है आएगा, और ये सकारात्मक है। इसमें कोई पोलराइजेशन की गुंजाइश नहीं है। आप चाहे चीते में हो या महाकाल में हो, जो हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पर जब जाते हैं वो इसमें नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, और इसको पॉजिटिव वोट की तरह से देखना चाहिए इसको, पॉलिटिक्स को। मैं इसको इस रूप में आपके सामने ले जा रहा हूँ। वक्त कम है यशपाल जी, लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक सकारात्मक संदर्भ की राजनीति है, अगर राजनीति शब्द का हम इस्तेमाल करें। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में सनातन परंपरा के मान बिंदुओं से जुड़े जो देश में ऐसे हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनका पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ सनातन परंपरा से जुड़े लोग, बल्कि धार्मिक आयोजनों के दौरान, जैसे वृंदावन है, वहाँ पर बहुत सारे यूरोप से आने वाले पर्यटक जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो भी आते हैं कि एक अद्भुत समागम है। कुंभ है हमारा आयोजन, उज्जैनी में भी सिंहस्थ होता है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सनातन परंपरा से जुड़े मान बिंदुओं का एक ऐसा बड़ा परिप्रेक्ष्य लेकर चलेगी, क्योंकि इससे चर्चा भी होगी, इन पर्यटन स्थलों का विकास भी होगा, पर्यटन भी जुड़ेगा, रोजगार भी जुड़ेगा, और हमारे सनातन परंपरा के मान बिंदु भी सुरक्षित और समृद्ध होंगे। जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। देखिए शरद जी, शिवभक्त के कारण से उज्जैन का तो विकास हर 12 साल में व्यापक स्तर पर होता ही है। लेकिन आपने बहुत ठीक बात कही कि ये हम जिस व्यवस्था को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पीढ़ियों को संदेश देने वाला है। नए परिवेश में जिस प्रकार से ये कोई धार्मिक परिक्षेत्रों का विकास करना, मैं इसको राजनीति से जोड़ना, ये जुड़ा हुआ नहीं मानता हूं, क्योंकि राजनीति से जोड़ने के तो और अनेक प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर हम हितग्राही मूलक योजना ला सकते हैं, देते हैं, फिर चाहे हम उसका विकास करते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, हमारे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, और जो ज्योतिर्लिंग का महत्व 12 ज्योतिर्लिंग होगा
उसमें निश्चित रूप से मंदसौर का नाम देश के नक्शे पर और उभर करके आएगा। इसलिए मैं इसको राजनीति के आधार पर, वोटों की राजनीति के आधार पर कतई स्वीकार नहीं करूंगा। यह हमारा दायित्व बिल्कुल, है जी। कि आने वाली पीढ़ी हम इससे रूबरू होगी और कुछ जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगी। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दिनेश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में किया है कि देश में कहीं भी स्टेडियम का निर्माण हो, खेल से संबंधित किसी संरचना का विकास हो, या स्कूल, कॉलेज या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जुड़ी किसी बड़ी संरचना का निर्माण हो, धार्मिक स्थलों का एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रोजगार और पर्यटन की दृष्टि से विकास हो, तो ये सकारात्मक राजनीति है और ये सकारात्मक राजनीति का संदर्भ है। ये बहुत सुंदर शब्द है ये, और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत गुंजाइश होनी चाहिए देश में, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि जो एक बड़ा खूबसूरत फैज़ साहब का शेर है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आप खूब राजनीति में संघर्ष करिए, तमाम मुद्दे उछालिए एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे की नीतियों पर प्रहार करिए, यह आपका अधिकार है, लेकिन इसके साथ सकारात्मक राजनीति के ऐसे संदर्भ भी बार बार लाइए जिनको लेकर हमारे मन में भी सुकून हो, लोगों के मन में भी एक बेहतर परिप्रेक्ष्य हो। क्योंकि महाकाल कॉरिडोर को मैंने भी देखा है और देखने के बाद मुझे भी ये लगा है कि उज्जैन में ये अब तक क्यों नहीं था, इसको और पहले होना चाहिए था। तो एक सकारात्मक दिशा में हम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पर राजनीतिक वार और प्रतिवार भी होंगे, वो भी चलते रहेंगे राजनीति। बहुत शुक्रिया यशपाल जी, बहुत धन्यवाद बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, आरक्षण पर आर पार। नमस्कार।